हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। और चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसका नाम पावर प्लांट इंजीनियरिंग है। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 2, इसका नाम थर्मल पावर प्लांट है। तो आज हम इसके लेक्चर 2 के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो हमने इसके पहले का लेक्चर 1 इसमें बता दिया था। इसके बेसिक जो चीज़ें थी कि ऊर्जा क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी परिभाषाएं थी उसको हमने कवर अप करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो उसको आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। और विभिन्न प्रकार के आपके जो यहाँ पे प्रक्रम है, प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स के, उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा के स्रोत एवं उनका वर्गीकरण, जो आपका टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत एवं उनके उनका वर्गीकरण है। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत और उनका वर्गीकरण हमने आपको एनर्जी कंजर्वेशन में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो यदि आपने इसको अच्छे से समझना है तो आप जाकर के इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक सारांश बताएंगे, सारांश के रूप में देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो ऊर्जा का स्रोत है, पहला आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है जो अभी हम जल्दी से यूज कर रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और आपका नाभिकीय ऊर्जा हो गई, डीजल शक्ति हो गई, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का मतलब ये होगा दोस्तों कि जिसको हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टाइम पे क्या है, ख़त्म हो जाने वाला स्रोत, मतलब एक टाइम पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे कि आप हाइड्रो पावर प्लांट देख लीजिए, या फिर नाभिकीय ऊर्जा हो गया, हमारा डीजल हो गया, शक्ति हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये आपको पता है एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आपका जो यहाँ पे दूसरा है, यानी कि अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो देखिए क्या चीज़ है, ये सब हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता रखा है एनर्जी कंजर्वेशन में। तो आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, देखिए अपरंपरागत का मतलब ये हुआ जो ऐसी ऊर्जा का स्रोत जिसको हम अभी जल्दी से यूज कर रहे हैं और ये कभी ना ख़त्म होने वाले स्रोत हैं। तो अगर ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल की बात करें क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो पहला आपका है सोलर एनर्जी है, दूसरा इसके बाद विंड एनर्जी है, टीडियल एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, वेव एनर्जी और बायोमास गैस हो गया। तो देखिए ये सब सोलर एनर्जी हुआ, इसका भी यूज आप देख रहे होंगे इस टाइम किस प्रकार से हो रहा है। बहुत ही बड़े लेवल पे इस पे काम भी चल रहा है फिलहाल इस टाइम। तो आगे आगे आने वाले टाइम में ये जो है ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाने वाला है। और देखिए यहाँ पे टीडियल एनर्जी भी आप जानते होंगे, इसके पहले सेकंड सेमेस्टर में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। तो खैर उस सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन हमने बना रखा है वीडियो, तो उसमें आप इसको जा करके अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। अब देखिए चलिए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि यहाँ पे बेसिक है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तभी आप जा करके जो आपके थर्मल पावर प्लांट है तो उसकी संरचना को आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्या चीज़ है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम है। तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की अगर हम बात करें तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। देखिए कि कितने टाइप में ये प्रक्रम किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो खैर भूल भी गए होंगे। ये चीज़ सबके साथ होता है। देखिए फिर से समझ लेते हैं क्या चीज़ है। आपका यहाँ पे जो है देखिए फर्स्ट है स्थिर आयतन प्रक्रम है, और अगर हम दूसरे की बात करें तो स्थिर दाब प्रक्रम है, और तीसरा अगर हम बात कर लें समतापीय प्रक्रम, और अगला जो है आपका है रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो देखिए स्थिर आयतन प्रक्रम नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा कि जो आपका आयतन होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा इसमें। अगर हम देखिए यहाँ पे दूसरे की बात करें स्थिर स्थिर दाब प्रक्रम, तो एक ऐसा प्रक्रम होगा जिसमें क्या होगा, दाब यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें वर्क करती रहेंगी। मतलब जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ऐसे आप समझिए ऊर्जा का आदान प्रदान जो यहाँ पे होगा दोस्तों, ऊर्जा का जो आदान प्रदान होगा यहाँ पे दाब स्थिर करके किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आयतन स्थिर करके किया जाएगा। अब देखिए आपका जो अगला यहाँ पे है समतापीय प्रक्रम, जिसमें दाब और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और ऊर्ध्वस्म प्रक्रम भी इस टाइप से होता है। आप चलिए देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहला आपका है स्थिर दाब प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो देखिए कोई भी आप ऐसा प्रोसेस करिए जिसमें क्या हो कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो, तो इसमें क्या होगा कि दाब आपका स्थिर रहेगा। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है कि यदि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ को ऊष्मागतिकीय
प्रक्रम में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर दाब प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्थिर दाब प्रक्रम कहते हैं, जिसमें क्या होती है आपका जो दाब होता है क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा, अगर हम उसमें इस दाब को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारा स्थिर दाब प्रक्रम ही कहलाएगा। तो इसको आप यहाँ पे पी बी आर एक्स से भी समझ सकते हैं। तो देखिए पी बी आर एक्स में यहाँ पे दर्शाया भी गया है इस प्रकार से कि यहाँ पे देखिए साइड में बता दे रहे हैं, ये हमारा दाब का दिखा रहा है ग्राफ, और ये हमारा क्या है, आयतन को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि P1 और P2 यहाँ पे मतलब कहने का ये है कि इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। और आपका देखिए यहाँ पे जब 1 पे आया तब भी दाब हमारा कांस्टेंट है, जब यहाँ पे हम 2 पे आए तब भी हमारा क्या था, दाब कांस्टेंट था। तो यही हमारा क्या है, स्थिर दाब प्रक्रम है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे का जो हमारा है दूसरा स्थिर आयतन प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या चीज़ होता है। तो अगर हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसमें आयतन स्थिर रहे, ऐसे भी आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। बाकी लैंग्वेज अगर हम देखें, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, तो आप इसको समझिए कि यदि कार्यकारी पदार्थ के आयतन स्थिर आयतन प्रक्रम ऊष्मागत के प्रक्रम के अंतर्गत पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर आयतन प्रक्रम कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का यह है कि जब आप क्या हो कि कार्यकारी पदार्थ जो हमारा होगा उसमें क्या होगा कि आयतन जो उसका होगा स्थिर आयतन प्रक्रम ऊष्मागत के प्रक्रम के अंतर्गत पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो भी हमारा कार्यकारी मटेरियल होगा उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्थिर आयतन प्रक्रम कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको चीज़ को समझ लिया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, यहाँ से इसका PDF और सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम यूट्यूब पर नहीं बता पाते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब इसको चलिए देखते हैं आरेख, इसको PV आरेख से समझते हैं कैसे है। देखिए स्थिर आयतन प्रक्रम, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा दाब का ग्राफ है और यहाँ पे आयतन है। तो देखिए आयतन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे हम देखिए 1 पे आए तब भी आयतन यहीं पे था, जब हम यहाँ पे 2 पे आ गए मतलब यहाँ पे आ गए तब भी क्या हुआ, आयतन यहीं पे था। तो देखिए इतना गैप आपको दिख रहा होगा। तो यही चीज़ था कि आयतन यहाँ पे स्थिर है, जबकि हम क्या करें, अपने कार्य को कर रहे हैं आयतन को स्थिर करते हुए। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। अब चलिए देख लेते हैं आगे जो हमारा है तीसरा रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या चीज़ होता है। तो देखिए ये क्या होता है, बहुत ही इजी वे में समझाएंगे आपको। देखिए क्या है कि यदि किसी कार्यकारी पदार्थ यानी कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है कि ऊष्मागतिकीय प्रक्रम इस प्रकार गठित हों कि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, ना तो ऊष्मा दूसरे क्या कहते हैं माध्यम में जा सकती है, ना ही दूसरे माध्यम से आ सकती है, यानी कि आदान प्रदान का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस नहीं होगा। तो एक ऐसा प्रक्रम हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया DQ इज इक्वल टू 0 और PV डैश इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हमने मान लिया इसको बराबर सी के, यानी कांस्टेंट कर दिया है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस चीज़ को आप यहाँ से यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बराबर भी होता है CP/CV। तो इसको थोड़ा सा इसे जान लेना है, यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है, आपके सिलेबस में है। तो जान के रखिए, 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो यहाँ पे फार्मूला है किस किस प्रक्रम से संबंधित है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम से संबंधित है यहाँ पे। अब इसका आरेख भी आप समझ लीजिए, आरेख भी आ सकता है आपके जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आरेख दे देगा, आपसे पूछेगा किस प्रक्रम का ये आरेख है। तो देखिए यहाँ पे दाब यहाँ पे है और यहाँ पे आयतन है। तो देखिए आदान प्रदान जब ऊष्मा का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे दाब, यहाँ पे PV आरेख जो आपका वक्र के रूप में बन रहा है। तो यह वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो PV आरेख आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। अब चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है, समतापीय प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। क्या होता है देखिए, इस प्रक्रम के अंतर्गत यदि किसी भी पदार्थ का तापमान स्थिर बना रहता है तो ऐसे प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है कि समान ताप, समतापीय, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे तो नाम से ही इसको डिफाइन कर देंगे। समतापीय मतलब समान ताप पर होने वाला प्रक्रम। तो एक ऐसा प्रक्रम क्या होगा कि इसमें जो पदार्थ का तापमान होगा वो हमारा स्थिर बना रहेगा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, समतापीय प्रक्रम कहलाएगा। अब इस चीज़ को आप आरेख से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए PV आरेख किस टाइप से दिया गया है। तो रुद्धोष्म और इसका एक ही जैसा होता है, केवल क्या होता है इसमें जो आरेख होता है यहाँ पे इस प्रकार से और गहराई पे आ जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दाब का यहाँ पे भी आयतन है,
पी को हमने यहाँ पे सी मान लिया है। तो आशा करते हैं PBR आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे का जो आपका यहाँ पे और एक टॉपिक दे रखा है, यानी कि आदर्श चक्र क्या होता है, आइडियल साइकिल क्या चीज़ होता है। तो देखिए क्या है कि यदि किसी चक्र के ऊष्मागतिकीय ऊर्जा में उपलब्ध ऊर्जा को पूर्णतया उपयोग के अनुसार बदला जा सके और इसका विलोम भी संभव हो तो उसे प्रत्यावर्ती या फिर आदर्श चक्र कहते हैं। यानी कि आदर्श चक्र एक ऐसा चक्र हुआ कि हम मान लेते हैं कोई ऊर्जा है हमारी, किसी भी टाइप की ऊर्जा है, और अगर हम उसको क्या कर रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ला रहे हैं, मतलब इसको आपस में परिवर्तित कर सकते हैं आप पूरे पूर्ण रूप में। आदर्श मतलब पूर्ण रूप में, मतलब ऊर्जा का कोई भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं खपत ना हो बीच में। तो ऐसे प्रक्रम को हम कह सकते हैं दोस्तों आदर्श चक्र प्रक्रम कह सकते हैं। तो आशा करते हैं आदर्श चक्र प्रक्रम समझ लिया होगा क्या चीज़ है। बाकी आप किताबी लैंग्वेज आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा। अब चलिए देखते हैं आगे जो आपका है वास्तविक चक्र एक्चुअल साइकिल क्या होता है। देखिए आदर्श चक्र और वास्तविक चक्र में दोनों में फ़र्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चक्र में उपलब्ध ऊष्मागतिकीय ऊर्जा पूर्णतया कार्यकारी पदार्थ में तभी लाया जाता है। मतलब यहाँ पे कहने के है कि कोई भी चक्र होगा आपका, कोई भी प्रक्रम होगा, उसमें जो भी ऊर्जा होगी ऊष्मागतिकीय ऊर्जा पूर्णतया कार्यकारी पदार्थ में, यानी कि आपका जो फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड होगा, वर्किंग फ्लूइड आपका जो होगा उस पदार्थ में तभी ला सकते हैं जब क्या होगा कि जब ऊष्मा का कुछ भाग व्यर्थ चला जाता है और क्या होता है साथ ही कार्यकारी तरल के साथ भी कुछ ऊष्मा व्यर्थ चली जाती है। मतलब क्या होता है कि जो ऊष्मा का कुछ भाग होता है वो हमारा क्या होता है व्यर्थ हो जाता है, और जो आपका तरल पदार्थ का जो ऊष्मा होती है वो भी क्या होती है व्यर्थ हो जाती है। तो हमारा क्या कहलाता है ऐसा प्रक्रम वास्तविक चक्र प्रक्रम कहलाता है। मतलब यहाँ पे आदर्श में क्या था कि ऊष्मा का यहाँ पे कोई व्यर्थ नहीं हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है। तो दोनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं किस टाइप से दोनों में यहाँ पे अंतर है और क्या चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं आपका जो अगला टॉपिक यहाँ पे है, यानी कि प्रतिवर्लीय प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम प्रक्रम को ही देखेंगे सारे जितने टाइप के आपके हैं यहाँ पे। देखिए प्रतिवर्लीय प्रक्रम, इसको आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो आप इसको पढ़े भी होंगे, रिवर्सिबल प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से पता चला कि ऐसा प्रक्रम जो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था से अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक दूसरी अवस्था में हमने चेंज किया, इसको हम पहली अवस्था में ला सकते हैं। तो ऐसा प्रक्रम हमारा रिवर्सिबल प्रक्रम कहलाता है। तो केमिस्ट्री में भी आपने बहुत से ऐसे रिएक्शन वाले चीज़ों को पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ लेते हैं कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें उल्टी दिशा में बहने वाली ऊर्जा को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त की जा सके। यानी कि अगर इस साइड में ऊर्जा मतलब यहाँ से मान लेते कोई पदार्थ है हमारा ए और इधर आकर के बी बन गया, तो हम बी से ए की तरफ आ सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है रिवर्सिबल प्रक्रम, यानी कि दिशा चेंज हो जाती है। तो वही हमारा यहाँ पे क्या है प्रतिवर्लीय प्रक्रम कहलाता है। तो इसको फिर से देख लेते हैं क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उल्टी दिशा में बहने वाली ऊर्जा को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त की जा सके वह प्रक्रम प्रतिवल्य प्रक्रम कहलाता है। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं आपका जो अगला है यहाँ पे अप्रतिवल्य प्रक्रम, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उसी का उल्टा है। क्या चीज़ है कि एक ऐसा प्रक्रम जो किसी प्रक्रम को विपरीत दिशा में करके प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त होती है, उस प्रक्रम को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी कहने का यहाँ पे ये है कि अगर हम मान लेते हैं कोई हमारा हमने यहाँ पे कोई प्रोसेस किया, ए से बी हमने यहाँ पे बदला चीज़ को, तो हमारा जो प्रोडक्ट ए से बी बना यहाँ पे, ये हमारा दोबारा बी से ए नहीं है, मतलब ये दोबारा बी से ए नहीं बन सकता। ऐसे अगर एग्जांपल की बात कर लें, देखिए ईंट का मतलब दह होना, या फिर हम बात कर लें गर्म वस्तु को ठंडी करना, पेट्रोल का उड़ना। देखिए अगर पेट्रोल एक बार उड़ जाता है तो क्या होता है आप दोबारा उसको पेट्रोल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो हमारा कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये वाला पेट्रोल का उड़ना हमारा कहलाएगा यहाँ पे अप्रतिवर्ल्य प्रक्रम, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए आपके एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बनने वाले हैं इस लेक्चर से। तो आशा करते हैं यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने बताई हैं आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो डिफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि जो है अगर एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपसे मिस ना होने पाए। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा, चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से नहीं देखा है, तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन को भी हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है चैप्टर नंबर 1 तक, और 2 हमारा उसमें भी चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।